हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पूरे 100 क्वेश्चंस यानी बिहार एसआई मेंस का फुल मॉक टेस्ट। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने इससे पहले के बाकी के 2 फुल मॉक टेस्ट को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस बनाया गया मैथ्स और रीजनिंग के साथ, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज दैमाबाद स्थान से हुई थी। तो दैमाबाद कहाँ पे पड़ता है, किस राज्य में स्थित है? ये हड़प्पा सभ्यता का चूँकि सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है, महाराष्ट्र में स्थित था दैमाबाद। ठीक है, तांबे का रथ की खोज भी यहीं से की गई थी, दैमाबाद से। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित था? प्रवरा नदी के किनारे। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार के रूप में जानते हैं शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन कब होता है? ध्यान रखेंगे, उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन कब होता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर दक्षिणी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होता है। और दक्षिणी ध्रुव का सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा? तो दक्षिणी ध्रुव का सबसे छोटा दिन हो जाता है आपका 21 जून। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया था। बिल्कुल सही। चंपारण सत्याग्रह 1917 के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आग्रह पर किए गए थे, यानी कि इन्हीं ने आग्रह किया था बिहार में आने के लिए। जो 3 कठिया प्रथा थी उसके संबंध में यहाँ पे स्टार्ट किया गया था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, जेवी कृपलानी आदि शामिल थे। तो यहाँ पे सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? सागौन तथा साल जो वो किसके उत्पाद है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ऑप्शन ए। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना का संबंध हो जाता है झेलम नदी पर, ऑप्शन डी, झेलम नदी पर। सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या? अमरकंटक के पठार से निकलता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में रबर उद्योग स्थित है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, भारत में रबर उद्योग स्थित है कहाँ पे? पंजिम में, यानी कि जो गोवा का पंजिम है वहाँ पे स्थित है। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत में जो सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? केरल में होता है। ठीक है, केरल, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? भारत ही एक ऐसा देश है जहां भूमि को कई श्रेणियों में बांटा गया, सबसे ज़्यादा संरक्षित तंत्र यहाँ पे है मौजूद भारत में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में शामिल किया जाता है? स्वर्णिम अर्धचंद्र में शामिल किया जाता है किन देशों को? तो इसमें अफगानिस्तान, ईरान और इराक आते हैं। 1, 2, 3 बिल्कुल सही होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान का संबंध अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? बाहरी कोष पूर्ण होता है, यानी 18वें समूह का, जिसको हम लोग इनर्ट गैस यानी कि उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बल क्या कहलाता है? केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के नाम से जाना जाता है। सी विल बी करेक्ट आंसर। सिल्क सिटी या फिर डायमंड सिटी किस शहर को कहा जाता है? सिल्क सिटी या फिर डायमंड सिटी के रूप में किसे जानते हैं? ऑप्शन बी, सूरत को जानते हैं। ठीक है, सूरत यहाँ पे करेक्ट होगा। बटरफ्लाई स्टॉक किससे संबंधित है? बटरफ्लाई जो स्टॉक है ये खेल शब्दावली है। बटरफ्लाई स्टॉक का संबंध हो जाता है स्विमिंग से, स्विमिंग बिल्कुल सही होगा। बेस्ट स्ट्रोक भी इसी के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? यानी कि अल्ट्रासाउंड जो वेव है वो प्रोड्यूस करता है, कौन सा?
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा परपोइसेस। परपोइसेस देखने में सिर्फ मतलब देखने में सिमिलर लगता है एकदम डॉल्फिन की तरह, बट दोनों में अलग है। परपोइसेस इसका नाम है, तो इसे आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है किस प्रक्रिया में? तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सितंबर के पहले सप्ताह को किस रूप में मनाया जाता है? सितंबर के पहले सप्ताह को राष्ट्रीय पोषण दिवस के रूप में यानी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ 1980 और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो तीनों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कि चारों में से कौन गलत तरीके से मैच किया गया। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध की बात करें तो लॉर्ड लिटन बिल्कुल सही होगा और इसको रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल का संबंध रिपन बिल्कुल सही है। पिट्स इंडिया एक्ट वार्न हेस्टिंग्स, तो कह सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी बिल्कुल सही सुमेलित है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि मिलती है? तो हम जानते हैं P बराबर mv होता है और यहाँ पे कि संवेग और वेग, तो संवेग और वेग यानी कि जो मोमेंटस होता है इसको P से डिनोट किया जाता है। अगर इसको V से डिवाइड कर दूँ तो हमें मिलेगा क्या? m, यानी कि मास, द्रव्यमान। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है, यानी कि बहुत कम हो जाता है? किसके बीच से होकर के गुजरेगा? तो कांच से, कांच से होकर के गुजरेगा तो न्यूनतम हो जाएगा। प्रकाश निर्वात में गमन करता है लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, ये ध्यान रखेंगे। डीएनए में होते हैं, डीएनए में होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हम सही आंसर टिक करेंगे ऑप्शन डी को, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड से होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर आपको डेली बेसिस पे साइंस का पीडीएफ दिया जा रहा है जिसमें 30 से 35 क्वेश्चंस होते हैं और वो मतलब एक वन लाइनर टाइप होता है। तो अगर आप साइंस का कलेक्शन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एक पीडीएफ दिया जाता है जिसमें वन लाइनर बेसिस पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, 30 से 35 क्वेश्चन। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता? चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया और लिथियम हो गया, ये चारों को काटा जाता है लेकिन एल्युमिनियम को चाकू से नहीं काटा जा सकता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए क्या होगा, जैसे कि कोटोपैक्सी हो गया, एटना हो गया, फ्यूजियामा हो गया, ये तीनों के तीनों आपका सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। कोटोपैक्सी का संबंध कहाँ से होता है? कोटोपैक्सी का संबंध हो जाता है दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर से। एटना का तो आपको पता ही है, भूमध्य सागर में जो सिसिली द्वीप है उसके पास स्थित है। और फ्यूजियामा का संबंध जापान से होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो कि देश है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। घाना की राजधानी अकारा, केन्या, नैरोबी, नामीबिया, विंडहोक। नामीबिया से मिलता जुलता एक और नाम आता है जाम्बिया, नामीबिया, जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी लुसाका होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो गलत किया गया नाइजीरिया, क्योंकि नाइजीरिया की जो राजधानी है वो है अबूजा, अबूजा, ये पॉइंट गलत है। राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी? प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित जलद मरुमध्यों में से किस जलद मरुमध्य में से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ता है? यानी लंदन को फ्रांस से जोड़ता है, इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ता है, कौन? तो डोवर यहाँ पे बिल्कुल से होगा, स्ट्रेट ऑफ डोवर, डोवर जलद मरुमध्य, ऑप्शन सी। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है?
तो क्या बनेगा राइट आंसर? हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे क्योंकि आर्थिक न्याय की बात की गई है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता की। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी होगा। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी जाती है, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये अनुच्छेद आपका बन जाता है ऑप्शन सी 27 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि के नाम से जाना जाता है? ज्वाला परिधि के नाम से जानते हैं प्रशांत महासागर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट, चापचारकूट मणिपुर का एक लोकप्रिय त्यौहार है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि चापचारकूट का संबंध मिजोरम से होगा। माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अलेक्जेंड्रिया जो समुद्र पतन यानी कि जो बंदरगाह है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कहाँ स्थित है? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह का संबंध हो जाता है मिस्र से, ऑप्शन ए मिस्र से। देखिए इजराइल में भी एक बंदरगाह जो कि फेमस रहता है हैफा बंदरगाह, ये पड़ता है आपका इजराइल में, ठीक है, हैफा। और सऊदी अरब में तो आपको पता ही होगा क्योंकि अक्सर ये नाम देखने को मिलता रहता है, जेदा बंदरगाह का संबंध सऊदी अरब से। नाइजीरिया का क्या होता है? नाइजीरिया का लागोस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लागोस, ध्यान रखेंगे कहाँ पर स्थित है लागोस बंदरगाह, नाइजीरिया में, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फसलें जो है अधिकांशतः निर्वाहमूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? निर्वाहमूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मोटे अनाज और चावल करेक्ट होगा। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? मोहनजोदड़ो का संबंध हो जाता है सिंधु नदी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सिंधु नदी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए? तो देखिए हम देखते हैं, पांडिचेरी की जो स्थापना है फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम, मद्रास फ्रांसिस डी, लेकिन ये पॉइंट गलत है ऑप्शन डी, क्योंकि कलकत्ता की जो स्थापना है वो जॉर्ज चरनॉक ने किया था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया था? कौन? औरंगजेब, ऑप्शन डी। आलमगीर के नाम से ये फेमस है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात यानी कि निर्यात तो हो रहा है पर दिखाई नहीं देता, इस तरह से, तो हम यहाँ पे अलिखित सामान का निर्यात कह सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने किस पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था? 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने किस पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था? हुगली की, ऑप्शन सी। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है कौन? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के रूप में भी फेमस है, ये भी ध्यान रखेंगे। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये याद रखना है। वरुणा किसकी प्रजाति है? तो ध्यान रखेंगे वरुणा, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सरसों की, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सरसों की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है? ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है। तो अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया तो आपने गलती की है, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा गया कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसियम करेक्ट होगा। अगर क्वेश्चंस में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कहता तब हम वहाँ पे फ्लोरीन को टिक करते, और यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है, बी करेक्ट होगा। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिविन्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। जैविक पर्यावरण में कौन शामिल होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, यानी सभी के सभी, ऑप्शन डी सभी के सभी। अत्यधिक चारण का क्या परिणाम होगा? तो इसमें जो कि मृदा अपरदन हो सकता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नामक पद का सुझाव दिया गया था? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सुझाव दिया गया था 1919 का अधिनियम, जिसे मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए पार्श्व, ऑप्शन बी। लसिका किस में पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है?
तो यहाँ पे करेक्ट होगा क्षुद्रांत। क्षुद्रांत को हम लोग जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, यानी कि छोटी आंत के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा को हम लोग इक्वेटर, जिसको एक और नाम से जानते हैं विषुवत रेखा, ठीक है, इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है, पर देशांतर की 1 डिग्री की दूरी लगभग कितने बराबर होता है। तो जनरली हम जानते हैं किलोमीटर में 111 दशमलव कुछ किलोमीटर होता है। तो अगर मील की बात करें तो यहाँ पे लगभग में दिया गया, क्योंकि अगर हम मील देखेंगे 111 दशमलव कुछ मील को, तो वो हो जाएगा करीब 69.172 के आसपास होता है, यानी कि 69 के आसपास। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि 70 मील करेक्ट होगा। ठीक है, कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरता है। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किससे होकर के नहीं गुजरता है। तो भारत से तो कट ही देंगे, क्योंकि भारत तो आपको पता है कि 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, और उत्तर भारत दक्षिण भारत 2 भागों में ये डिवाइड भी करता है एक तरह से देखें तो ये तो कट गया। बांग्लादेश से भी होकर गुजरता है, और यहाँ म्यांमार से भी गुजरता है, लेकिन नेपाल से होकर के नहीं गुजरता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है राइबोसोम। राइबोसोम ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक हैं। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तुषार गांधी, यानी ऑप्शन डी तुषार गांधी। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। मेघालय में पड़ता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा, इसे याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि समस्त ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। मानव का मस्तिष्क कोरी कागज की भांति होता है, जिससे अनुभव के परिणाम स्वरूप विचार पैदा होते हैं। ये जो कथन है वो किसका है। इसका राइट आंसर बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करिए। और आज की इस वीडियो का लाइक्स का एम हम रखते हैं 700 लाइक्स का, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है 100 क्वेश्चंस को तैयार करने में। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो मिल सकता है। तो 700 लाइक्स आप जल्दी से कंप्लीट करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग 100 क्वेश्चंस के साथ बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करें। तो इस प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। जॉन लॉक ऑप्शन डी। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे। केलकर टास्क फोर्स का संबंध किससे। इसका संबंध हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी करों से। ठीक है, केलकर टास्क फोर्स का संबंध कर से होगा। कर्नाटक का कांबला जो त्यौहार है किससे संबंधित है। कर्नाटक का कांबला त्यौहार किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भैंसों की दौड़। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पूछ ले आपसे कि कांबला त्यौहार कहाँ पर फेमस है, जैसे कि भैंसों की दौड़ के लिए कांबला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक। जैसे आपको पता है जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू का संबंध तमिलनाडु से होता है, ठीक उसी तरह से पूछा जा सकता है। और विश्व में सांडों की लड़ाई तो आपको पता ही है, स्पेन का ये काफ़ी फेमस चूँकि एक प्रतियोगिता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पड़ता है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ऑप्शन बी। सुमेलित नहीं है, तो अब यहाँ पे देखिए कौन सुमेलित नहीं है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ संबंध, पवनार की बात करें तो आचार्य विनोबा भावे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाली थ्री गार्गिल्स डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। थ्री गार्गिल्स डैम का संबंध किस देश में स्थित है, तो ये पड़ता है चाइना में, ऑप्शन ए चाइना। शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में कौन सत्य है। कौन सत्य है। पहला पॉइंट कि शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया, बिल्कुल सही। भू राजस्व यानी कि लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% था, जिसे बाद में बढ़ा करके 40% कर दिया गया था। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, अफीम युद्ध 2 देशों के बीच हुआ, जिसमें एक देश चाइना था तो दूसरा कौन सा था। तो हमारे इतिहास में 2 बार अफीम युद्ध माना जाता है कि हुआ है। पहला आपका 1839 से 42 तक, जिसमें चीन और ब्रिटेन लड़े थे। ठीक है, पहला करेक्ट आंसर हो गया। और अगर दूसरी युद्ध की बात करें तो 1856 से 1860 में चाइना और साथ में साथ ब्रिटेन के साथ जो कि फ्रांस भी शामिल हुआ था, और ये दोनों विरुद्ध थे चीन के। तो इस तरह से याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था। किससे छीना था, तो बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
पहला पॉइंट कि कुचिकल झरना तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये पॉइंट गलत है। कुचिकल झरना का संबंध हो जाता है कर्नाटक से और ये सबसे ऊंचा झरना भी है। कैंडियल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, कैंडियल वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। तो सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी। भारत के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? यानी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे ज़्यादा बिहार की 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य में तो आपको पता ही है केरल होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था किसने? बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरजामी प्रथा किससे संबंधित था? सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? मराठा भूराजस्व व्यवस्था को सरजामी प्रथा कह सकते हैं। 1909 में लीडर का संपादन किसने किया था? 1909 में लीडर का संपादन किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय जी, ऑप्शन डी। लाल सिंधी किसकी नस्ल है? लाल सिंधी किसकी नस्ल है? लाल सिंधी का नस्ल यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, गाय। क्योंकि याद कैसे कहते हैं, एकदम सीधी है, कहा जाता है ना कि गाय की तरह एकदम सीधी है, तो लाल सीधी सिंधी। किसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दिया गया? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दिया गया, यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी, नीलमणि फुक्कन जूनियर, ऑप्शन बी को, जो कि असमिया, ये हम कह सकते हैं असम से संबंध रखते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि 2022 के संदर्भ में यानी किसे मिला, यानी 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे मिला, तो दामोदर यहाँ पे मौजो को टिक करेंगे। फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। स्पेस एक्स के पहले भारतीय मूल के फ्लाइट सर्जन कौन बने हैं? फ्लाइट सर्जन कौन बने हैं? अनिल मेनन। नेक्स्ट वन, ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब मनाया? ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब मनाया? ऑप्शन बी 8 से लेकर के 14 दिसंबर, 8 से लेकर 14 दिसंबर। और राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है 14 दिसंबर को। उदंती सीता नदी किस राज्य का टाइगर रिजर्व है? उदंती सीता नदी किस राज्य का टाइगर रिजर्व है? तो इसका संबंध छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है उदंती सीता नदी। किस मंत्रालय ने भाषा संगम नाम का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया? भाषा संगम, तो ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया भाषा संगम। किस स्थान के चौक हाउ को जीआई टैग मिला है? चौक हाउ को जीआई टैग दिया गया किस स्थान का है, किस राज्य का है? मणिपुर, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? मूलभूत अधिकार का संबंध हो जाता है यूएसए, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जबकि मौलिक कर्तव्य की बात की तो वो सोवियत संघ से लिया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 नाम दिए गए। 1857 की क्रांति में उपरोक्त में से किसने भाग लिया था? किसने भाग लिया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने भी भाग लिया था, नाना साहब ने भी भाग लिया था, तात्या टोपे और बहादुर शाह द्वितीय। तो इन चारों का संबंध हम यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी। अगर हम बात करें कि चारों का स्थान क्या था, तो ध्यान दीजिएगा, मौलवी अहमदुल्ला का संबंध था फैज़ाबाद से, मौलवी अहमदुल्ला का संबंध फैज़ाबाद से, नाना साहब का संबंध कानपुर, तात्या टोपे का संबंध भी कानपुर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछ ले कि 1857 की क्रांति में कानपुर से सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व किसने किया, अगर क्वेश्चंस में सैन्य लग जाए तब हम वहाँ पे तात्या टोपे को टिक करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति में कानपुर के संबंध में कौन थे, कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, तब वहाँ पे हम लोग नाना साहब को टिक करेंगे। क्वेश्चंस में सैन्य लगे तभी आपको तात्या टोपे को टिक करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय का संबंध दिल्ली से था, तो चारों ने भाग लिया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कुद्रेमुख का संबंध हो जाता है कर्नाटक से, कर्नाटक, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट, टोम्बेलो जो स्थलाकृति होती है इसका निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? टोम्बेलो स्थलाकृति का निर्माण सागरीय तरंगों के द्वारा होता है, सागरीय तरंगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, गोम्बा आट्टा भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक कठपुतली है? गोम्बा आट्टा, तो गोम्बा आट्टा का संबंध कर्नाटक होगा, ऑप्शन डी। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि जो लास्ट में वर्ड का साइन है वहाँ पे क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप इसको समझिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो बीच में जो डिजिट दिया गया जैसे 8, 13, 20, 31 और हमसे जो पूछा गया सभी अलग अलग है। तो हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट को ना सजा करके डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे अंक को ही काम कर रहे हैं, यानी कि जो डिजिट दिया गया जैसे 8, 13, 20, 31 और हमें यहाँ पे बताना है क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट हम इसी पे कर लेते हैं क्योंकि पता चल जाएगा। तो इस सीरीज को समझते हैं। इसमें देखेंगे तो क्या है, 8, 5 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 हुआ है, अगर हम इसमें देखें तो 11। इसको देखने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये अभाज्य संख्या बढ़ रहा है, यानी 5, 7, 11। तो डेफिनेटली इसके बाद का जो अभाज्य संख्या होगा वो 13 होगा। अगर हम इस 13 को इसमें जोड़ते हैं तो आप कहेंगे कि 44 आएगा। तो 44 आने का मतलब कि बीच में 44, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही 44 दिख रहा है जो कि W 44 और इस यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां और अंत से 11वां है। तो इस अगर सीरीज की बात करें तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास आरंभ से 10वां और अंत से 12वां है। तो दोनों पंक्तियों मिलाकर कुल कितने लड़के हैं, तो कैसे निकालेंगे इसको। निकालने के लिए सिंपल सा तरीका क्या होता है, यानी टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले पंक्ति की बात कर रहे हैं जिसमें पहले में क्या है कि जीवन है और एक जीवन की बात कर रहा है अंत से और शुरुआत से। तो इसमें स्टार्टिंग से उसका स्थान 7वां था, अंत से उसका स्थान 11वां था। उसके बाद अगर हम -1 कर लें तो 11, 7, 18 में से एक जाएगा तो 17। ठीक है, पहले पंक्ति में टोटल 17 लड़के थे। दूसरी पंक्ति की बात करें तो टोटल इक्वल टू क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि 10 + 12 उसमें से -1, 22 में से एक जाएगा तो 21। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो बताइए कि कितना हो जाएगा। तो 17 और 21 को जोड़ते हैं तो टोटल 38 यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि दोनों पंक्ति में मिला करके 38 लड़के थे। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन कह रहा है कि टाटा को पापा लिखा जाता है। ठीक है, TATA को क्या लिखा जाता है, PA लिखा जाता है। तो सबसे पहले सीरीज को समझते हैं कि क्या किया गया। देखिए अगर हम यहाँ पे T से P की तरफ बढ़े तो T आता है आपका 20 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे, यानी -4 किया गया। लेकिन इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, 0, यानी कोई भी जो चीज़ है वही लिखा गया। फिर से यहाँ पे -4 और फिर से यहाँ पे देख सकते हैं 0। ठीक है, यानी कि पहले वाले में 4 कम किया गया, दूसरे को ज्यों का त्यों लिखा गया। तो चलिए हम उसी तरह से करते हैं, टॉक को क्या लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, पहले वाले को 4 कम करना है यानी कि P हो जाएगा, दूसरे वाले को एज इट लिखना है, तीसरे वाले को फिर से 4 कम करना है यानी 12 नंबर पे आएगा, 8 नंबर पे आता है आपका H और चौथे नंबर को ज्यों का त्यों। तो ये बन गया PAHK ऑप्शन ए यहाँ पे देख सकते हैं। PAHK यहाँ पे क्या, PAHK ऑप्शन सी में होगा। ठीक है, PAHK ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 है वो 12 लिखा जा रहा है। कैसे लिखा गया, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझे 4 - 4 = 12 लिखा जा रहा है। तो क्यों ना मैं अगर आपसे देखे कहूँ कि 4 चौका 16 में से 4 कम कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट कहेंगे कि 4 × 3 कर लीजिए 12, एक कम करके। ठीक उसी तरह से 6 जो -6 लिखा वो 30 लिखा गया, यानी 6 × 6 = 36 में से 6 घटाएगा तो 30 आएगा, या फिर 6 × 5 कर लेंगे तो 30 आएगा। तो दोनों में से किसी तरह से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम बढ़ते हैं, 8 - 8 पूछा गया क्या होगा, तो 8 × 7 = 56 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी 56 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 32, 36, 52, 88, 152, उसके बाद हमें बताना है क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 32 है, 36 है, 52, 88 और उसके बाद 152, और हमें यहाँ पे बताना है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस सीरीज को देखते हैं। इसमें देखें तो 4 का डिफरेंसेस है, इसमें अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 16 का डिफरेंसेस है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे कह सकते हैं 6 और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3, यानी 36। तो देखने से कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी 2, 4, 6, 8 का स्क्वायर यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 64 आया होगा। देख सकते हैं 12 में से 8 गए तो 4, बिल्कुल सही 64। यानी इसके बाद जो होगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100। इन दोनों में अगर हम 100 को जोड़ दें, 152 में 100 जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो आएगा वो 252 आएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर 252, जो कि हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। राइट,
अगला क्वेश्चन क्या है कि मीना और फियोना की वर्तमान आयु का जो अनुपात है क्रमशः दिया गया 16:13। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। एक तरफ हम मीना को लिख लेते हैं और एक तरफ फियोना को लिख लेते हैं एफ, और इन दोनों की जो प्रेजेंट की आयु है वो कितना, प्रेजेंट का जो रेशियो 16:13, ठीक है, 16:13। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यानी कि हम 4 को नीचे कर लेते हैं, 4 वर्ष पूर्व नीचे इनकी जो आयु का अनुपात क्रमशः था वो कितना था, 14:13। अब हम यहाँ पे क्या देखे थे, सबसे पहले रेशियो को इक्वल करना होगा। तो रेशियो देखिए, ऊपर में अगर हम दोनों का अंतर देखें तो 3 का अंतर है, नीचे अगर हम अंतर देखें यहाँ पे 11 है ना, वही तो मैंने सोचा, यहाँ पे देखिए 11, ऊपर का भी अंतर 3 है, नीचे का भी अंतर 3 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से चलते हैं, यानी 2 यूनिट जो है, 2 यूनिट कितने साल के बराबर है, प्रेजेंट से लेकर 4 साल पहले चले गए, यानी 4 साल का अंतर हो रहा है, ठीक है। 2 यूनिट बराबर 4 साल, तो 1 यूनिट बराबर 2 साल हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि 4 वर्ष बाद फियोना की आयु कितनी होगी, यानी प्रेजेंट में उसका 13 है, तो 13 दूनी की 26, फियोना प्रेजेंट में कितना 26, लेकिन 4 वर्ष बाद, तो 4 हम इसमें जोड़ लेते हैं, 30 वर्ष का हो जाएगा फियोना 4 वर्ष बाद। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि एक पहिए का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या की बात की जा रही है, क्योंकि व्यास कहता तो डायरेक्ट हम लोग डायमीटर वहां पे समझते हैं, लेकिन अर्धव्यास है यानी कि व्यास का आधा, तो वो क्या हो गया, त्रिज्या। तो रेडियस यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगी, चक्कर लगाना है मतलब कि वो परिधि पे काम करेगा, चक्कर लगाना है तो परिधि का काम करना है। तो हम यहाँ पे अगर 22 किलोमीटर, तो पहले तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करते हैं, और मीटर को मैं सेंटीमीटर में 100 से गुना कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। इस चीज को ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप यूनिट को चेंज नहीं करेंगे तो ऑप्शंस में मैच करने में प्रॉब्लम हो सकता है, गलती हो सकती है। तो सबसे पहले आप यूनिट को ध्यान में रखिए, जो रेडियस हमारा सेंटीमीटर में है, तो किलोमीटर था उसको मैंने मीटर में चेंज किया, मीटर को मैंने फिर से 100 से गुना करके सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। टोटल डिस्टेंस को हम लोग परिधि से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2πr, तो पाई 22/7, तो 7 को मैं ऊपर भेज देता हूं, और r हमारा दिया गया 14। चलिए अब इसको आप कैंसिल करिए, 22 से 22 खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 दूनी की 14, यहाँ पे काम खत्म। अब देखिए 25 चौका 100, 2 दूनी की 4, अगर इन दोनों को मिलाकर के 4 से कटाए तो 25 चौका 100, यानी कि 25 पे 3 जीरो, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा 25 पे 3 जीरो, उसको इतना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो 25,000 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन हम बी में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को दुगना कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हटाता हूं थोड़ा सा। अगर क्वेश्चंस में जो कह रहा है कि मानते हैं कि पहले त्रिज्या r था, ऊंचाई h था, अब क्या कह रहा है कि जो त्रिज्या है इसको 2r कर लेते हैं और ऊंचाई को भी हम लोग 2h कर लेते हैं, दोनों को दुगना कर दिया जाता है, ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है कि तो नए शंकु और पुराने शंकु के आयतनों का अनुपात बताइए। तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 πr²। तो पुराने वाले नए को पुराने से डिवाइड करना है, तो ध्यान दीजिएगा, पुराने नए को पुराने, तो हम क्या करते हैं 1/3 πr²h ये होता है, इसके बट्टे में हम लोग फिर से यहाँ पे रखेंगे 1/3 πr²h। लेकिन देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट इतना हटा सकते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर हमें डिवाइड करना ही है तो ये दोनों तो खत्म ही हो जाएगा, हमें सिर्फ उसके रेडियस और ऊंचाई से काम करना है। ये आपका नया वाला था 2 और 2 ये पुराना वाला था, ठीक है। अगर हमें जो रेडियस है नया वाला तो कितना रखेंगे 2r² गुने h भी दुगना किया गया तो 2h, उसके बटे में पुराने वाला r गुने h, ठीक है। अब अगर इसको कटाते तो कितना हो जाएगा 4r² गुने 2h बटे में rh, यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, h से h खत्म, ऊपर में 8 बचा, नीचे 1 बना, तो राइट आंसर क्या बन गया 8:1, जो कि ऑप्शन हम सी में देख सकते हैं। तो ध्यान रखना है जो इसका आयतन होता है क्या होता है 1/3 πr²h, और अगर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो πrl आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पहले हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको करने की कोशिश करिए और देखिए कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं।
क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि एक कार की औसत गति एक बस की औसत गति का 1/4/5 है। 1/4/5 मतलब 5 एकम 5 4 9/5, ठीक है, 9/5, यानी कि कार और अगर हम बस का रेशियो देखें तो ये 9 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9/5, तो 5 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न में कि एक ट्रैक्टर 575 किलोमीटर की दूरी 23 घंटे में तय करता है। 575 किलोमीटर की दूरी 23 घंटे में तय करता है, तो ट्रैक्टर की स्पीड हमें पता चल जाएगा। ट्रैक्टर का जो स्पीड, चलो टी से लिखते हैं, ट्रैक्टर का जो स्पीड है वो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 575 23 घंटे में, तो 23 दूनी की 46, बचेगा यहाँ पे कितना 11 और 5 115, 23 बचे 115, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है ट्रैक्टर की गति। ध्यान दीजिएगा, ट्रैक्टर की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि यदि बस की गति ट्रैक्टर की गति से दुगनी हो, यानी जो ट्रैक्टर अगर 25 किलोमीटर का है तो बस का जो स्पीड है वो इससे दुगना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन रेशियो में हमने यहां पे देखा है कि 9:5 है, यानी कि जो कार और बस का स्पीड था 9:5, तो ये जो 5 है वो कितना है, ये 5 नहीं, ये 50 है, ये 5 नहीं, ये 50 है, क्योंकि यहां पे आपने देख लिया कि जो बस है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 का मतलब 50 हो गया, तो 10 का गुना हो रहा है, तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि 10 का गुना होगा, तो जो कार है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तो बताइए कि कार 4 घंटे में कितनी चलेगी, तो उसका स्पीड हमें पता चल गया और 4 से गुना कर देंगे तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 किलोमीटर वो कवर करेगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। राइट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खास मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2000 का साधारण ब्याज उपचयित होता है, यानी कि यहाँ पे जो ब्याज मिल रहा है साधारण ब्याज 2000 का मिल रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ से मूलधन निकाल लें। तो मूलधन निकालेंगे कैसे, सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वहां से हम लोग मूलधन निकाल सकते हैं। तो 2000 का अगर हमें ब्याज मिल रहा हो, मूलधन हमें निकालना है 5% रेट है, 5% नहीं, 5 साल पे 4% रेट है, ठीक है। तो 5 चौका 20 कटा देंगे तो पी का मतलब आपका 10,000 निकल जाएगा। मूलधन कितना रहा था 10,000। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, उसी मूलधन पर उस दर से 2 वर्ष का कितना ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मैंने आपको बताया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, बस आपको रेट को ध्यान में रखना है। रेट कितना दिया गया था 4%, तो 4% को कैसे तोड़ते हैं, 4 दूनी की 8 और 4 चौका 16, पॉइंट हटाएंगे 00 और यहां पे जो परसेंटेज आता है परसेंटेज को हम लोग हटा करके नीचे लिखेंगे 00, 4 0 से 4 0 खत्म। राइट आंसर आपका निकल गया, क्या निकल जाता है आपका डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी पॉइंट तो खत्म हो गया, यानी 816 हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। बहुत इस तरीके से मैंने आपको मैथ्स का चैप्टर वाइज में ये सभी चीजें को पढ़ाया है। आई होप कि आप जुड़े होंगे वहां पे, तो आपको ये चीज पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल 2 पुरुष या फिर 3 महिलाएं, केवल 2 मैन या फिर 3 वोमेन एक काम को 4 दिन में कर सकती हैं, 4 डेज में कर सकती हैं, या फिर 2 आदमी काम करे या फिर 3 औरत काम करे तो उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। इसी काम को एक महिला, इसी काम को एक वोमेन और एक पुरुष के द्वारा कराया जाए तो मिलाकर के कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो पुरुष है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं महिला में, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम मैन के जगह पे रख दें, अगर हम मैन निकालें तो कितना हो जाएगा 3/2 वोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक छोड़ देते हैं, एक की जगह पे यहाँ पे क्या कर लेते हैं 3/2, तो 3/2 यानी कि 2 5/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि 3 महिलाएं 4 दिन में करती थी, तो 5/2 महिलाएं x दिन में करेंगी, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 दूनी की 24, 24/5, ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर 24/5, जो कि ऑप्शन हम बी में देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी काफी अच्छा है कि त्रिभुज जो दिया गया XYZ PQR का समरूप है। यहाँ पे हटाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आप खुद से भी करने की कोशिश करिए वीडियो को रोक करके, तभी तो आप समझेंगे, सीखेंगे कैसे कैसे करना होता है और आप जो कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं। देखिए समरूप जो त्रिभुज दिया गया XY और उनका PQ,
एक भुजा दिया गया, चलो हम पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, एक्स वाई जेड और एक त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे जो इनको भुजा दिया गया एक्स वाई 5 है और पी क्यू 1 है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल भी हमारे पास दिया गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि त्रिभुज एक्स वाई का क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल क्या होगा। जब समरूप त्रिभुज होता है तो हम वहां पे जानते हैं कि इनकी जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनके एक जो भुजा दिया रहता है उस भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें कि त्रिभुज ए बी सी, एरिया लिख लेते हैं ए आर, एरिया, और इसका जो एरिया होगा, चलो इसको हम ए, इसका जो एरिया होगा त्रिभुज पी क्यू आर, ये है जो भुजा हमारे पास दिया रहता है हम उसको रख लेते हैं। एक्स वाई जेड था यार, मैंने ए बी सी लिख दिया, एक्स वाई जेड इसको कर लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई का स्क्वायर और नीचे में आपका जो भुजा दिया रहता है पी क्यू का स्क्वायर। बस एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो इसको मैं एक्स रख लेता हूं और इसका क्षेत्रफल 5 दिया गया तो 5 मैंने रखा। एक्स वाई कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और नीचे हमारा इसका भुजा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 बचे 125। इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी कि त्रिभुज एक्स वाई जेड का जो क्षेत्रफल होगा वो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन हम ए में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि धनात्मक पूर्णांकों में से ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और उनका महत्तम समापवर्तक 9 है, यानी कि HCF 9 दिया गया। तो इस टाइप के प्रश्न भी मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है कैसे कैसे किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार फिर से आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का जो योग है 99 है लेकिन उनका महत्तम समापवर्तक 9 होना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि पहला जो संख्या होगा 9 होगा और दूसरा संख्या 9 भी होगा, और इन दोनों का जो योग है वो आपका 99 के बराबर है। ठीक है, अगर मैं 9 यहां से कॉमन कर लूं, a प्लस बी बराबर 99, तो कहने का मतलब कि a प्लस बी बराबर आपका आ जाता है कितना 11, a प्लस बी बराबर 11। अब हमें वैसी संख्या देखना होता है जिनका योग आपका 11 आना चाहिए, लेकिन उन दोनों संख्याओं का जो HCF होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए। लेट्स सी, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें वहां पे पेयर बनाना पड़ेगा जिनका HCF 1 हो, यानी दोनों में जो पेयर बनाएंगे उनका HCF 1 होना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें 1 और 10 कर सकते हैं, 1 और 10 दोनों में अगर HCF निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा। उसके बाद 2 और 9 देख सकते हैं, 3 और 8 देख सकते हैं, दोनों का जोड़ आपका 11 आना चाहिए लेकिन उनका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से पेयर हमें बनाना होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 और 7 भी कर सकते हैं, 4 और 7। उसके बाद 5 और 6 कर सकते हैं, 6 5 11 होता है, लेकिन अब वापस नहीं करेंगे क्योंकि अब फिर से आपका रिपीट होने लगेगा। 6 और 5 करेंगे तो फिर तो आपका वही है, यानी टोटल हम 5 पेयर बना सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 5 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि x माइनस 3 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 बराबर 4 दिया गया। तो हमसे पूछा कि x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन में x माइनस 3 का होल क्यूब क्या होगा। कैसे करते हैं, इस टाइप के भी प्रश्न मैंने आपको अलजेब्रा में पढ़ाया कैसे किया जाता है। हर तरह के आपको प्रश्न बताया गया, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर a प्लस 1 बाई ए बराबर k दिया गया हो और अगर आपसे पूछे कि a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब का मान बताइए, तो डायरेक्ट आपको करना होता है कि k क्यूब माइनस 3 के। ठीक है, तो k क्यूब माइनस 3 का मतलब कि इसका क्यूब माइनस 3 है। अगर आपको ये नहीं करना आ रहा है तो फिर आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, वहां पे आप लगा करके निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा आपका समय ज्यादा लगेगा और इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो k क्यूब माइनस 3 के, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, a माइनस 3 अपॉन में a माइनस एक्स माइनस 3, दोनों का मतलब यहाँ पे जो दिया गया उसके बराबर 4 दिया गया। तो 4 का क्यूब करते हैं और उसके बाद 3 गुने 4, तो कितना हो जाएगा 64 में से 12 जाएगा तो 52। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ABC क्रमशः 6, 9 और 18 दिनों में अकेले काम को कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर A करता है तो 6 दिन में, B करता है तो उसको 9 दिन में, C करता है तो 18 दिन में। तीनों अगर मिलकर के करे तो कितना, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 18, 6 या 18, 9 दूनी के 18, 18 एकम 18, इनकी इफिशियंसी हो गई। अब प्रश्न में कह रहे हैं कि वे सभी मिलकर के एक दिन काम करते हैं। अगर सभी मिलकर के एक दिन काम करेंगे तो 3 2 5 1 6 यूनिट वो लोग काम खत्म करेंगे, यानी शेष काम बचेगा 12 यूनिट का।
ठीक है, 12 यूनिट का। फिर क्या करा है कि ए और बी दोनों काम छोड़ देते हैं, ये भी काम छोड़ दिया, ये भी काम छोड़ दिया। अब करेगा अकेले कौन? अकेले काम करते हुए सी को शेष काम करने में कितने समय लगेगा, यानी एक इफिशियंसी के साथ वो प्रत्येक दिन उसकी क्षमता है कि 1 यूनिट करेगा, उसको करना है 12 यूनिट। तो प्रत्येक दिन अगर 1 यूनिट करता है तो 12 यूनिट को करने में 12 दिन का समय लगेगा, यानी शेष उसको 12 दिन और लगेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और काफी अच्छा सवाल भी है, तो ध्यान देंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है? 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस 198। ठीक है, 198। इसमें मध्य पद क्या होगा, यानी बीच वाला पद क्या होगा? तो बीच वाला पद कैसे निकालते हैं? स्टार्टिंग और लास्ट को जोड़ लीजिए, 2 + 198 और इसमें हम 2 से डिवाइड कर दें, यानी औसत आप निकाल लो। तो 198 और 2 जोड़ेंगे तो 200, 200/2 यानी कि 100। बीच वाला जो पद होगा वो क्या है? 100 होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।